नमस्कार, मैं हूँ राघवेंद्र सिंह और आज हम भारतीय दंड संहिता की धारा 497 यानी सेक्शन 497 पर बात करेंगे। इसके अंतर्गत हम जानेंगे कि जारकर्म एडल्ट्री क्या होता है। चलिए आइए चर्चा करते हैं। धारा 497 यानी कि जारकर्म एडल्ट्री 27 जुलाई 2018 को देश की सर्वोच्च न्यायालय द्वारा असंवैधानिक घोषित कर समाप्त कर दी गई है। कहने का मतलब है कि ये धारा 497 अब आईपीसी में नहीं है। जुलाई 2018 में सुप्रीम कोर्ट ने इस सेक्शन को ख़त्म कर दिया, समाप्त कर दिया है। यानी जारकर्म अब अपराध नहीं माना जाता है। लेकिन फिर भी हम लोगों को ये जानना जरूरी है कि जारकर्म यानी एडल्ट्री होता क्या है। चलिए आइए डिस्कस कर लेते हैं। विवाह संबंधी अपराध के अंतर्गत जारता को गंभीर अपराध माना जाता है। कहने का तात्पर्य यह है कि जो विवाह संबंधी जो अपराध होते हैं उसके अंतर्गत जारता को गंभीर अपराध माना जाता है, क्योंकि इस अपराध की वजह से घर बहुत टूट रहे थे। मतलब लोगों के बीच में, हस्बैंड वाइफ के बीच में तलाक, डिवोर्स की नौबत बहुत ज़्यादा आ रही थी। ठीक है, तो इसलिए इस अपराध को बहुत गंभीर अपराध माना जाता था। अब हम जानते हैं कि इस अपराध में होता क्या है। आइए सेकंड पॉइंट देख लेते हैं। ये देखिए सेकंड पॉइंट है, किसी विवाहित स्त्री के साथ संभोग करना जो बलात्कार की श्रेणी में ना आता हो। मतलब कहने का मतलब है, अगर कोई व्यक्ति, कोई पुरुष किसी और दूसरे व्यक्ति की पत्नी के साथ अगर संभोग करता है उस स्त्री की सहमति से, ठीक है, तो ये जारकर्म कहलाएगा, मतलब एडल्ट्री कहलाएगा। देखिए आप लोग समझ रहे हो, कंफ्यूज मत होइएगा। इसमें कहने का मतलब ये कि अगर कोई आदमी, कोई पुरुष किसी दूसरे व्यक्ति की पत्नी के साथ अगर संभोग करता है, यानी उस स्त्री की सहमति के साथ, ठीक है, तो अगर उस स्त्री की अगर सहमति नहीं है तब तो ये बलात्कार हो जाएगा, इसे हम रेप बोलते हैं। लेकिन अगर किसी और की पत्नी के साथ उस पत्नी की सहमति से अगर कोई पुरुष अगर सेक्स करता है तो ये एडल्ट्री यानी जारकर्म कहलाएगा। ठीक है, अब इसमें थर्ड पॉइंट हम लोग देख लेते हैं। संभोग करने वाला व्यक्ति यह बात जानता हो कि वह स्त्री किसी की विवाहिता पत्नी है। मतलब कि वो आदमी जो किसी की पत्नी के साथ सेक्स कर रहा है तो उसको ये बात मालूम होनी चाहिए कि वह किसी और व्यक्ति की धर्मपत्नी है या उसके साथ उसकी शादी हुई है। उसको इस बात का ज्ञान होना चाहिए। मतलब इस अपराध की श्रेणी में आने के लिए उस व्यक्ति को ये बात पता होनी चाहिए कि जिसके साथ वो संबंध बना रहा है वो किसी और पुरुष की विवाहिता पत्नी है। ठीक है, अब इसमें फोर्थ पॉइंट है, नाबालिग होने की दशा में संभोग सहमति मिलने पर भी ये अपराध माना जाएगा। मेरे कहने मतलब है, अगर किसी की पत्नी अगर नाबालिग है, ठीक है, उसके बाद भी अगर वो सहमति देती है तो ये अपराध, अगर कोई पुरुष अगर संभोग या सेक्स करता है तब तो ये बलात्कार की श्रेणी में आ जाएगा, क्योंकि वो नाबालिग है, सहमति दे या ना दे, ठीक है, तब तो ये जारकर्म ना होकर सीधे बलात्कार ही हो जाएगा। और देखिए जो फिफ्थ पॉइंट इसमें देख लेते हैं, स्त्री के बालिग होने की दशा में उसके पति की सहमति से किया गया संभोग जारकर्म के अपराध की श्रेणी में नहीं आएगा। मतलब कहने का मतलब है कि अगर वो स्त्री बालिग है, ठीक है, और वो किसी की पत्नी है और अगर उसके पति ने सहमति दे दी है कि मेरी पत्नी के साथ तुम संभोग करो, कोई दूसरा व्यक्ति, दूसरा पुरुष, तब ये जारकर्म के अपराध की श्रेणी में नहीं आएगा। लेकिन अगर उसका पति इस बात की सहमति नहीं देता है या उसको नहीं पता है कि कोई पुरुष उसकी पत्नी के साथ संभोग कर रहा है यानी सेक्स कर रहा है, तब यह अपराध जारकर्म की श्रेणी में आएगा, जिसे इंग्लिश में बोलते हैं एडल्ट्री। ठीक है, अब हम बात करते हैं सिक्स्थ पॉइंट की। जारकर्म के अपराध के लिए वही पुरुष दोषी माना जाएगा जो किसी अन्य पुरुष की पत्नी के साथ उसकी सहमति के बिना संभोग करेगा। मतलब कहने का मतलब है कि पत्नी की सहमति तो है पर उसके हस्बैंड की सहमति नहीं है कि उसकी पत्नी किसी और पुरुष के साथ संभोग करे। ठीक है, तो इसमें जो दूसरा व्यक्ति है जो मतलब कि संभोग कर रहा है किसी और की पत्नी के साथ, वो इसमें दोषी माना जाएगा। अब हम बात करते हैं सेवेंथ पॉइंट की। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। धारा 497 के अंतर्गत वह विवाहिता स्त्री जो किसी अन्य पुरुष के साथ संभोग करेगी वह इस धारा के अंतर्गत दोषी नहीं मानी जाती थी या नहीं मानी जाती है।
मतलब कहने का मतलब ये हुआ कि धारा 497 यानी जारकर्म में अगर कोई पुरुष किसी दूसरे की पत्नी के साथ अगर संभोग करता है तो वह पुरुष ही सिर्फ दोषी माना जाएगा, वह पत्नी दोषी नहीं मानी जाएगी। बल्कि अपराध दोनों कर रहे हैं, वो अपने पति को धोखा दे रही है और ये व्यक्ति किसी दूसरी की पत्नी के साथ संभोग कर रहा है, ठीक है। लेकिन इस धारा में सिर्फ पुरुष को ही दोषी माना जाता था। यानी अगर ऐसा जारकर्म का अगर अपराध हो रहा है, अगर कोई पुरुष किसी की विवाहिता पत्नी के साथ अगर संभोग कर रहा है तो वह स्त्री निर्दोष मानी जाएगी और जो पुरुष संभोग कर रहा है वह दोषी माना जाएगा और उसको ही दंड मिलेगा, सिर्फ उस पुरुष को ही दंड मिलेगा। यह धारा 497 कहती है। अब हम बात करते हैं पनिशमेंट की। 27 जुलाई 2018 से पहले जारकर्म यानी जारता एडल्टरी के अपराध के लिए 5 वर्ष का कारावास या जुर्माना या दोनों से दंडित किया जाता था। मतलब ये धारा समाप्त होने के पहले जब ये अपराध था तो उस समय अगर कोई व्यक्ति किसी दूसरे की विवाहिता पत्नी के साथ अगर उस पत्नी की मतलब उस स्त्री की सहमति से अगर संभोग करेगा और उसका पति अगर शिकायत दर्ज करेगा, ठीक है, तो उस व्यक्ति को 5 वर्ष का कारावास, साधारण या कठोर, या जुर्माना या दोनों से, मतलब कारावास से और जुर्माने से दोनों से दंडित किया जाएगा, ठीक है। अब इस धारा के अंतर्गत कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट्स हैं, इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं, ठीक है, अबाउट सेक्शन 497। चलिए इनको बात कर लेते हैं। फर्स्ट पॉइंट क्या है? अक्टूबर 2017 में इटली के रहने वाले भारतीय मूल के व्यक्ति जोसेफ साइन ने एक याचिका दायर की जिसमें धारा 497 को चुनौती दी गई। मतलब कहने का मतलब है अक्टूबर 2017 में इटली के रहने वाले भारतीय मूल के, जो भारतीय मूल के हैं, उनका नाम है जोसेफ साइन, उनका घर केरल में भी है, ठीक है। उन्होंने एक याचिका दायर की थी जिसमें धारा 497 को चुनौती दी गई थी, ठीक है, सुप्रीम कोर्ट में, माननीय उच्चतम न्यायालय में। अब देखिए, अब इसमें सेकंड पॉइंट है, उन्होंने इस याचिका में धारा 497 को चुनौती देते हुए भारतीय संविधान के अनुच्छेद 14 के तहत मिले समानता के अधिकार का उल्लंघन करार दिया। मतलब उन्होंने कहा कि ये धारा भारतीय संविधान के अनुच्छेद 14 के अंतर्गत समानता के अधिकार का उल्लंघन करती है। मतलब आर्टिकल 14 में कहा गया है, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 14 में कहा गया है, समानता की बात की गई है, स्त्री पुरुष दोनों समान है, ठीक है। पर इसमें क्या है, इस धारा के अंतर्गत खाली पुरुष दोषी था, स्त्री दोषी नहीं थी। इसीलिए ये बात कही गई कि ये अनुच्छेद 14 के तहत मिले समानता के अधिकार का उल्लंघन करती है ये धारा, ठीक है। अब इसमें थर्ड पॉइंट और देख लीजिए, बहुत महत्वपूर्ण है। अनुच्छेद 15 का भी हवाला दिया गया जो कहता है कि राज्य अपने किसी नागरिक के साथ धर्म, जाति, लिंग, नस्ल और जन्म स्थान पर भेद नहीं करेगा। मतलब अनुच्छेद 15 कहता है कि कोई भी स्टेट अपने जो सिटीजन हैं, ठीक है, उनमें भेद नहीं करेगा। किसके आधार पर? धर्म के आधार पर, जाति के आधार पर, लिंग या नस्ल और जन्म स्थान। तो इसमें लिंग के आधार पर इस धारा में भेद हो रहा था। पुरुष दोषी है और उसी अपराध के लिए स्त्री दोषी नहीं है, ठीक है। तो ये अनुच्छेद 15 का भी उल्लंघन इस धारा में हो रहा था, ठीक है। और धारा 497 का सबसे बड़ा दोष यही था कि इस अपराध में सिर्फ पुरुष ही दोषी माना जाता था, स्त्री को इस अपराध में निर्दोष माना जाता था। अगर इस सेक्शन 497 का अगर अपराध होता था तो सज़ा सिर्फ पुरुष को ही मिलती थी, स्त्री को नहीं, ठीक है। इसीलिए 27 जुलाई 2018 को चीफ जस्टिस दीपक मिश्रा की अध्यक्षता वाली 5 न्यायाधीशों वाली संविधान पीठ ने भारतीय दंड संहिता की धारा 497 को असंवैधानिक करार कर दंड प्रावधान को समाप्त कर दिया। मतलब कहने मतलब इसी जो वाद दायर किया गया था जोसेफ साइन द्वारा, उसी वाद में 5 जस्टिस की, मतलब 5 न्यायाधीश की एक बेंच बैठी थी, संविधान पीठ बैठी थी, जिसके अध्यक्ष थे दीपक मिश्रा, जस्टिस दीपक मिश्रा, ठीक है। तो उन्होंने 27 जुलाई को 5 जो जज की जो वो पीठ थी, ठीक है, उन्होंने फैसला सुनाया और इस धारा 497 को असंवैधानिक करार करके समाप्त कर दिया। मतलब उस तारीख से ये धारा 497 आईपीसी में से ख़त्म हो गई, नष्ट हो गई है। अब इस तरह का अगर कोई व्यक्ति कार्य करता है, कर्म करता है, तो वो अपराध नहीं माना जाएगा। कहने का मतलब हुआ कि अगर कोई पुरुष
किसी विवाहिता स्त्री के साथ जो किसी और की पत्नी है, अगर उस स्त्री की सहमति से अगर संभोग करता है तो ये अपराध अब नहीं माना जाएगा। ठीक है, अब हम बात करते हैं कि जो ये संविधान पीठ थी जिसमें 5 न्यायाधीश थे, तो वो 5 न्यायाधीश कौन कौन थे, ये नाम जान लेते हैं उनके, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें थे नंबर 1 पहले पे थे मुख्य न्यायाधीश दीपक मिश्रा, अध्यक्ष यही थे। ठीक है, सेकंड नंबर पे थे न्यायाधीश AM खाविलकर, थर्ड पे न्यायाधीश DY चंद्रचूड़, और 4 नंबर पे न्यायाधीश इंदु मल्होत्रा, और 5 न्यायाधीश RF नारीमन। मतलब ये 5 न्यायाधीश थे जिन्होंने ये फैसला सुनाया था और धारा 497 को समाप्त कर दिया गया। ठीक है, तो मुझे लगता है कि इस वीडियो से आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि सेक्शन 497 क्या था, इसमें अपराध क्या था और ये सेक्शन क्यों समाप्त कर दिया गया। थैंक यू।